हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारा एसएसटी सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें भी हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आए हैं तो आपको सारा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 17। मतलब इससे पहले मैं आपकी 16 क्लासेस ले चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वो देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एससीईआरटी की बुक्स हैं, यूपी गवर्नमेंट की, और हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हमारा अब तक 60% सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी का भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कोई एक राजा नहीं था, जो कोई एक वंश नहीं था जो आया था और वो वहां से खत्म हो जाए। तो दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक ही काफी बड़ा है, तो अलग अलग चैप्टर्स में है और उसको मैं इंडिविजुअली आपको करा रही हूँ। तो अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है। इससे पहले लास्ट चैप्टर में जो हमने करा था वो तुगलक काल करा था। आज जो हम करने वाले हैं वो है फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो चीजें थी वो, और इसमें विघटन किस किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का हुआ था ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो था फिरोज शाह तुगलक था। अब फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही ज्यादा अयोग्य थे। मतलब कोई अयोग्य नहीं थे, वो सॉरी, अयोग्य थे और शक्तिहीन थे। कोई शक्ति भी उनमें अंदर नहीं थी, पावर भी नहीं। अब वो अपना ज्यादातर टाइम किसमें, मनोविनोद हो गया या आपस में लड़ाई झगड़े में ही, वो अपना ज्यादातर जो टाइम था वो अपना इसी चीज में वेस्ट कर देते थे, आपस में लड़ाई झगड़े में ही। अब प्रांत इसी के इसका जो परिणाम था वो क्या हुआ, जो प्रांतीय गवर्नर थे अपने आप को स्वतंत्र उन्होंने घोषित कर लिया, और जो सल्तनत का बचा कुचा जो वैभव था दिल्ली में वो तैमूर ने आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद समाप्त हो गया था। अब तैमूर ने आक्रमण कब करा था, तैमूर ने आक्रमण करा था 1398 ईस्वी में। ये है तैमूर, इमेज में आप देख सकते हैं। तैमूर ने आक्रमण करा था भारत पर। तेरह उत्तर भारत और मध्य एशिया की सेनाओं के बीच में आक्रमण हुआ था 1398 में। सरदार जो तैमूर था, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता था, बहुत अपनी विशाल सेना लेकर वो भारत पर आक्रमण उसने करा था। और उसका जो मेन पर्पस था भारत पर आक्रमण करना वो था लूट का माल लेकर एशिया लौट जाना। अब तैमूर ने सैनिकों में जब दिल्ली में प्रवेश करा तो उन्होंने नगर को लूटा, नगरवासियों की हत्या कर दी, और जितना भी उन्हें धन मिला था वो सारा धन उसने लूट लिया था, और वो अपनी राजधानी समरकंद लौट गया था। कौन सी राजधानी थी उसकी, समरकंद। समरकंद लौट गया था। अब जब वो समरकंद जा रहा था तो खिज्र खां को उसने पंजाब का शासक गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, तैमूर ने। अब बात आती है सैयद वंश की, जो 1414 से लेके 1451 तक रहा। अब जो अंतिम जो तुगलक शासक था नसीरुद्दीन महमूद, इसकी मृत्यु के बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था और सैयद वंश की नींव रखी थी। मतलब सैयद वंश का जो एक तरीके से जनक माना जाएगा वो किसको, खिज्र खां को। स्थापना किसने करी, खिज्र खान ने करी। अब इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना कर रैयत आला उपाधि धारण करी थी। मतलब सुल्तान उसको नहीं कहा गया, उसको क्या कहा गया, रैयत ए आला। अब ये क्या था, ये तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्होंने राजस्व और उपहार भेजता रहा, क्योंकि तैमूर ने ही इसे पंजाब का गवर्नर बनाया था और उसके बाद ये दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि भाई पूरे टाइम अब मैं तुम्हारी खिदमत में रहूंगा क्योंकि तुमने मुझे ये स्थान दिया, वो वाली चीज इसकी रही। उसके बाद आ गया लोधी वंश। लोधी वंश था आपका 1451 से लेके 1526 तक। अब दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो लोधी वंश था। 1451 से दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। अब जो लोधी शासक था वो तुर्क ना होकर अफगान के थे। लोधी शासक कहाँ के थे, अफगान के थे। इसमें जो सबसे पहला था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की अगर हम बात करते हैं तो वो 1451 से लेके 1489 तक उसने अपना शासनकाल किया था, 89 तक। अब बहलोल लोधी ने संगठन को सबसे ज्यादा संगठित करने का प्रयास किया था। मतलब इसका पर्पस ये था कि जो सल्तनत जो इधर उधर बिखरी हुई है ये सब एक हो जाए। तो उसने जौनपुर पर आक्रमण करके जो शर्की शासकों को पराजित किया था और उनको अपने अधीन कर लिया था बहलोल लोधी ने। अब इसके बाद आता है उसका पुत्र सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र उसके बाद निजाम खां या सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से वो सिंहासन पर बैठा था।
और उसने 1504 में अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया था, जो कि आज की डेट में आगरा के नाम से फेमस है। अब इसकी जो थी, इसकी साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। इसने अपने शासन काल में बहुत सारे फारसी ग्रंथों में अनुवाद भी करवाया था, जिसमें कि एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम था अ, फरहंगे सिकंदरी रखा गया। अब स्वयं भी गुलरुखी उपमान से कविता लिखता था। राज्य की आर्थिक दिशा सुधारने के लिए वस्तुओं का जो मूल्य था वो भी इसने कंट्रोल कर दिया था। राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि के नाप के आधार पर उसको टैक्स लिया जाएगा, मतलब भू राजस्व जो था वो निर्धारित किया जाएगा कि आपकी भूमि का नाप कितना है, किसी की इतनी है, किसी की भाई ज्यादा है, तो जिसकी कम है वो कम टैक्स देगा, जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा। तो उसके लिए इन्होंने भूमि की नाप के लिए इन्होंने जो निकाला था वो था पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया, जो कि 30 इंच का होता था। ये पैमाना कितने इंच का होता था? ये 30 इंच का होता था और इसको नाप के आधार पर ही टैक्स लिया जाता था। अब इसके बाद में सिकंदर लोदी के बाद में आता है इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से लेके 1526 तक था। अब सिकंदर लोदी के बाद उसका जो बेटा था इब्राहिम लोदी, वो सिंहासन पर बैठा। उसके टाइम पर क्या हुआ था, उसके टाइम पर जो सुल्तान थे या अफगान सरदार थे, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया था। और जो अफगान सुल्तान थे वो सुल्तान की जो शक्तियां स्थिति से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और इन्होंने सरदारों को भी उसमें मिला लिया। और काबुल के जो शासक थे बाबर, उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 में पराजित किया था। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस सन में हुआ था? 1526 में। ठीक है। अब इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और भारत में जो लोदी वंश था उसका अंत हो गया था। ठीक है। लोदी वंश आखिरी वंश था यहाँ पर। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे, ये हम एक बार रीजन समझ लेते हैं। जैसे कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था, आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे थे। विश्वास नहीं था, जो कि आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को दक्षिण तक पहुंचाया था। दिल्ली से ज्यादा दूर होने के कारण वहां पर जो कंट्रोल करना था वो काफी ज्यादा मुश्किल रहा था, ये भी एक रीजन बना। तैमूर ने जब आक्रमण कर दिया था तो दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी, जिससे जो राज्य थे, जो बाकी कंट्रोल में राज्य थे, वो इंडिविजुअली स्वतंत्र होने लगे थे। ये समय रेखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि 1200 से 1300 तक देखा जाए तो गुलाम वंश पहले आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और फिर लास्ट में आपका लोदी वंश आया था। ठीक है। तो ये एक पूरा टाइमलाइन इसमें आ जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम कुछ कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बहलोल लोदी। ठीक है। जिनका शासनकाल 1400 आपका 49 से ले 1449 से लेकर 1489 तक रहा। 59 से लेकर 89 तक रहा था। ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे हम एक बार अभी। ये आपका रहा है लोदी वंश के जो आपके संस्थापक रहे वो थे आपके बहलोल लोदी। और इनका जो शासन काल रहा वो रहा आपका 1451 से लेके 1489 तक। ठीक है। अब पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? वो था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी के बीच में लड़ा गया था पहला। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है। अब लोदी वंश में कौन कौन से शासक रहे? लोदी वंश में रहे और आपके बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि उसे यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, और वो सारा धन जाकर वहां पे अपना ले गया था अपनी राजधानी में। सिकंदर लोदी की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उसने आर्थिक दिशा को सुधारने के लिए वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे।
भूमि को नाप के आधार पर भू राजस्व लिया जाना लगा था और नाप के लिए उन्होंने गज-ए सिकंदरी चलाया था जो कि 30 इंच का होता था। ठीक है। अब तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो 1426 में किया था। ये सही है या गलत है? ये गलत है क्योंकि उसने जो आक्रमण किया था वो 1398 में किया था। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। ये बिल्कुल सही है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करी थी। बिल्कुल सही है, उसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। बाबर काबुल का शासक था। सही। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गज-ए-सिकंदरी की लंबाई 30 इंच की होती थी। तैमूर की राजधानी समरकंद थी। समरकंद थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां खिज्र खां ने की थी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो चीजें थी वो यहाँ पर खत्म होती हैं क्योंकि सल्तनत का विघटन हो चुका था। तो अब हम कमिंग वीडियो में जो करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका यूपी टेट का हिस्ट्री का सिलेबस। एक सेकेंड, ये आपका यूपी टेट का हिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें हम आपका इतना वाला कंटेंट पूरा कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत, स्थापना, विघटन, विस्तार, ये सब आपका यहाँ से ये इतना पोर्शन पूरा हो चुका है। अब जो हम करेंगे वो आपका आएगा मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन। और उसके बाद आपका भारत में यूरोपीय शक्ति आ जाएंगी। तो भारत में कंपनी का राज्य किस तरीके से हुआ, नवजागरण, राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता के हमारे आंदोलन कौन कौन से रहे और भारत में स्वतंत्र भारत को लेके क्या क्या चुनौतियां रही। तो ये कुछ पॉइंट्स बचते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री वाला जो कंटेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो आपका मैं आपको नागरिक शास्त्र कराऊंगी क्योंकि नागरिक शास्त्र के जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज्यादा तो नहीं है खैर काफी सारे हैं फिर भी, लेकिन वो भी हम जल्दी से ही कवर कर लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर देखें क्योंकि अगर आप एक साथ ही देखना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे भी एक एक वीडियो आप देख के उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन। थैंक यू सो मच।